हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्ट्रेटजी फॉर एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम। क्योंकि नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है, वैकेंसीज 8283 प्लस है। सो जानेंगे। और इसी के साथ मैं अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करूँगा। बेशक मैं करूँगा, अप्रोच बताऊँगा एग्ज़ाम में मेरी क्या थी, और आप सजेशन दूंगा कैसे आप कर सकते हैं। बाकी अपनी अपनी अप्रोच होती है एग्ज़ाम में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा स्कोर कार्ड है। दो आपको स्कोर कार्ड दिख रहे होंगे, है ना। दोनों अलग अलग ईयर के हैं। हाँ, स्कोर मैंने जरूर सेम किया था स्कोर, बट कट ऑफ जो थी वो अलग अलग गई थी। एक में जो स्कोर की कट ऑफ थी, जनरल कैटेगरी से मैं हूँ, तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ थी वो थी 74.75 मेरे सर्कल में थी। मेरा सर्कल आता है भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो स्टेट पड़ते हैं, है ना। और एक आपको यहाँ पे ये वाला, ये मेरा स्कोर जो था, पता नहीं क्यों दोनों ही ईयर में मेरा सेम आया 79.75। और ये कट ऑफ थी यहाँ पे इस साल ये थी। और हाँ, इस साल जो थी नेक्स्ट जो आपको दिख रही है जनरल की, वो थोड़ी कम थी 68.75। बट कट ऑफ मैटर वैकेंसी के ऊपर भी होता है और हर साल ये वेरी करती है। ठीक है, इसको आप ठीक से देख लेना। डेट ऑफ बर्थ छुपा दी है क्योंकि दिखाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहता। मैं आपको अब बताता हूँ एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया आज, उससे मैंने ये पिक लिया हुआ है। यहाँ पे आप वैकेंसीज देख सकते हैं कि किस स्टेट में किस सर्कल में कितनी वैकेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल, अहमदाबाद की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में 337 वैकेंसीज हैं, टोटल 820 वैकेंसीज है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने ही रीजन की मैं बात कर लूँ, भोपाल सर्कल, यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो हैं 117 मध्य प्रदेश, 87 छत्तीसगढ़। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 212 मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, और 288 मध्य प्रदेश में, 212 छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही काफ़ी सारी अलग अलग स्टेट की वैकेंसीज हैं। टोटल जो है वो है 8283, है ना। ये आगे बढ़ भी सकती है एग्ज़ाम में। देखिए, एग्ज़ाम की जो स्टार्ट हो रही है, फॉर्म भरने की डेट वो हो रही है 17 नवंबर 2023 से 7 दिसंबर 2023 तक, है ना। और अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी, क्योंकि ये भी एक बेसिक सी चीज़ है, सबको पता होगी, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 28 साल के हैं तो एक चीज़ ये हो सकती है कि हाँ, 1 अप्रैल 2023 में आप 28 साल के, है ना, हो गए हैं। इससे पार नहीं होना चाहिए। अगर 1/4/2023 को भी आप 28 के हो गए तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इसके पहले क्या चल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए 2 अप्रैल 1995, इसके पहले हैं तो नहीं भर सकते, इसके बाद हैं तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन दे के रखा हुआ है कि किसको किसका कितना साल का एग्ज़ाम में जो अपर एज लिमिट है वो मिल जाएगी। SC ST है 5 ईयर्स एंड सो ऑन। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छी चीज़, एग्ज़ाम का पैटर्न, है ना। सबको पता होगा बट एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 सेक्शन होंगे, है ना। 1 आवर मिलेगा। ठीक है, ईच सेक्शन को 20 मिनट मिलने वाले हैं। टोटल 1 आवर, 100 क्वेश्चन हैं। ये सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन रीजनिंग। देखिए, हर बार एग्ज़ाम का जो सीक्वेंस होता है वो तो वैसे जो नोटिफिकेशन में दिया होता है वैसे ही आता है, और इस बार भी जहाँ तक है वैसा ही होगा। बट क्यों हम उस चीज़ को मान के चलें। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स। 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी। सब में सभी में इक्वल ड्यूरेशन मिलेगा, 20 20 20 मिनट। इसका मतलब यहाँ टाइम का ही खेल होने वाला है। आता सभी को है ना। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट बस इसी को मैनेज नहीं कर पाते। मेंस का भी मैं बता देता हूँ। और हाँ, इसके पहले अगर जो क्वालिफाई होने वाले हैं, जैसे मान लीजिए इस बार हैं 8283 वैकेंसीज, तो इसका 10 गुना अगर मैं कर दूँ, ये हो गया 82,830 प्लस कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए।
है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 10 टाइम्स द नंबर्स ऑफ वैकेंसीज, है ना, और ये बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मेन एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ, 4 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन बढ़ जाता है, वो कौन सा, वो जो सेक्शन है वो है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 35 मिनट्स मिलते हैं, है ना। इंग्लिश सेक्शन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट सेक्शन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट्स मिलते हैं, 45 मिनट्स ही रीजनिंग को मिलते हैं। देखिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा है, ये आता तो नहीं है कंप्यूटर वैसे, बस रीजनिंग में ही कंप्यूटर एबिलिटी ऐड हो जाती है ना। जैसे कोडेड कोडेड फॉर्म में आपको मिलेगा, इनपुट आउटपुट डेटा में मिल जाएगा, उसी को इन लोगों ने कंप्यूटर बना के रखा। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं, वेटेज ज़्यादा है। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 आवर 40 मिनट्स हमें मिलते हैं। ये एक बेसिक सा आइडिया आपको देना था तो मैंने दे दिया। एक और चीज़ है जो नोटिफिकेशन में शायद कई लोगों ने नहीं पढ़ी होगी और जिनको नहीं पता होगा, जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो एडमिट कार्ड है वो 27 दिसंबर से टेंटेटिवली रिलीज़ हो जाएंगे, है ना। मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो 15 फरवरी से मेंस के जो एडमिट कार्ड हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। और चूँकि मैं, देखिए मैं अभी भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, है ना, और शायद मैं इस बार भी अपीयर दूंगा देखने के लिए कि कैसा एग्ज़ाम आता है, ताकि मैं आपको बता सकूँ एनालिसिस, है ना, सेल्फ गिवन एनालिसिस के लिए मैं सोच रहा हूँ देने का। रीजनिंग सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन में भी अभी आपको मैंने बताया 35 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट्स मिलेंगे। इन 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन करना। पजल्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना, 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ। अब कई को तो पता ही नहीं है पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट डिफरेंस क्या है। देखिए पजल्स अलग होती है, सीटिंग अरेंजमेंट अलग होता है। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब सीट का अरेंजमेंट, जैसे कि कोई नॉर्थ में बैठा है साउथ में बैठा है तो बैठाने वाली बात होती है, तब आता है सीटिंग अरेंजमेंट। पजल्स में आप ऑर्डर देख सकते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर ये था या इस वाले फ्लैट में ये था, है ना। ये पजल सीटिंग अरेंजमेंट का रेफरेंस है, और मैं लेक्चर भी ले रहा हूँ इस पर से। तो आपको अगर लगता है कि मेरा वीक है, मुझे सही करना चाहिए, तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम सीट करके चैनल है, वहाँ पर जा करके। अब देखते हैं, इसकी बात करते हैं। 20 मार्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है ना। आपके पास से 20 मिनट्स है, तो आपके 20 मिनट्स में ये 20 मार्क्स से कर लोगे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम मैक्सिमम इसमें स्कोर कर सकते हैं, है ना, मेरा पर्सनल व्यू। आपको कैसे करना है अटेम्प्ट, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट होता है, तो आपने देखा पजल, तो आपको सबसे पहले पजल नहीं बनाना है, ये चीज़ ना करें आप। देखिए पजल में अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा, तभी आप इस चीज़ को सबसे पहले उठा लें। कई बार क्या होता है, पजल ऐसे होते हैं कि हमें देखने में तो ईजी लगते हैं और हम उठा भी लेते हैं, पर बीच में एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और हम पैनिक कर जाते हैं, जिस वजह से हमारे 2 से 3 मिनट, हो सकता है 5 मिनट भी चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे भी गए हैं कई बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर 5 मिनट इसी में चले गए और क्वेश्चन नंबर हमें जीरो मिला है अभी तक, 15 मिनट रह गए, अब 15 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे करोगे, ये बड़ी चीज़ हो जाती है ना। ये उनकी बात नहीं हो रही है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं। देखिए एक दो ऐसे स्टूडेंट तो होंगे जो मतलब जिन्हें तो क्या ही बोले, वो कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, है ना, वेटेज में सबसे ज़्यादा, सिर्फ 0.1% कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है, 99.99% कैंडिडेट की बात हो रही है। मैं क्या करता था वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं देखता था मिसलेनियस क्वेश्चन में, मिसलेनियस क्वेश्चन तो देखते ही था, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन में मैं देखता था सिलॉक्स कहाँ दिए हुए हैं, है ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पीडली हो जाते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है इसका, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होते हैं। फिर मैं देखता था कि इनइक्वलिटी दी हुई है क्या, दोनों में से देखिए आप कोई सा भी ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं, दी है तो कर देता था, है ना। सिंपल वाली आती हैं, वैसे तो सिंपल वाली ही आती हैं, कोडेड भी काफ़ी सिंपल आती हैं। तीसरा जो होता था कि डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन दिए हैं या ब्लड रिलेशन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी मैं लैंग्वेज को एक बार रीड करता था,
क्या वो लैंग्वेज मुझे समझ आ रही है? अगर आ गई एक ही बार में तो मैं तुरंत कर देता था। अगर मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो फिर मैं इसको बात के लिए रख लेता था। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि लास्ट में फिर मैं पजल उठाना स्टार्ट करता था। मैं पढ़ता था सबसे पहले पजल। इस पजल में मैं उसकी लैंग्वेज को पढ़ता था कि लैंग्वेज एक बार में गो थ्रू करता था मैं, कि मुझे समझ आ गया है। और फिर अंदर से ऑटोमेटिक क्या होता है कि एक फीलिंग आती है, गट फीलिंग आती है कि हाँ यार ये तो बन जाएगी। बस वही चीज़ है, अगर मुझे लगता था, मुझे फील हो गया पढ़ने के बाद कि ये मुझसे बिल्कुल बन जाएगी, मैं कर लूँगा, तो मैं तो उसको स्टार्ट कर देता। और होता ये था तक 99.99% केसेस में वो बदल हो जाती थी। ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट में कोई क्वेश्चन है, नॉर्थ साउथ फेस करे हुए बैठे हुए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो मैं उसको रीड करता था। स्टेटमेंट एक एक सिर्फ एक ही बार में है ना, रीड देखिए, रीड करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लगता है कि ये क्वेश्चन वाकई आपको फील करा रहा है, बना पा रहा है, मतलब आपके मन में फील आ रहा है कि मैं बना लूँगा या बना लूँगी। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। बस पजल सीटिंग में यही है, आपको इसी तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करना है। आप अपनी भी बना सकते हैं कि पहले आप पजल में एक्सपर्ट हैं, पजल पहले स्टार्ट कर सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट पहले स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश सेक्शन में। अब मॉक टेस्ट की भी मैं बात करूँगा, लेकिन मॉक टेस्ट में इसके बाद बात करूँगा कि मॉक टेस्ट को हम कैसे अटेम्प्ट करें और किस तरीके से हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन में देखिए मेन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, है ना। फिलर्स जो आते हैं, कुछ रीअरेंजमेंट वाले, जो वर्ड स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखिए वो करना चाहिए जो हमें आता है, जो ईजिली आता है, और वो ईजिली जो हो जाता है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है क्लोज टेस्ट। बहुत ही ईजिली हो जाता है। जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, इनको सबसे पहले उठाना चाहिए। इनको भी सबसे पहले हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ना चाहिए। कई क्या करते हैं कई लोग, जैसे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ पूरा, इसको केवल इतना ही पढ़ेंगे, आधा ही पढ़ेंगे, और फिर डायरेक्ट डायरेक्ट ऑप्शन देख के उसमें फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इसके सेंस को, लास्ट के वर्ड को ना पढ़ के बस भरा, आगे बढ़ गए, और जब रिजल्ट आता है तब उसमें मार्क्स कम आते हैं, और फिर वो देखते हैं कि कम आए हुए हैं, और फिर सोचते हैं क्या हो गया है ना। वो इसी वजह से हो जाता है। पूरा आप एक बार रीड कीजिए, उसके सेंस को आप समझ लीजिए, और फिर फिल कर दीजिए। तो क्लोज टेस्ट, फिलर्स वगैरह बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं। सबसे पहले मैं ये उठाता हूँ। फिर मैं देखता था कि एक बार क्या रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है, काफ़ी जल्दी होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, PQRS फॉर्म में आते हैं, वो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, है ना। उसमें एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो आपको फंसा सकता है, लेकिन वो भी हो जाता है क्योंकि प्री एग्जाम की बात हो रही है ना। फिर देखना चाहिए कि वर्ड स्वैप वाले हैं क्या, वर्ड्स को, जैसे ABCD में वर्ड फॉर्म में फिल करके दिए हुए हैं, तो C वाला जो वर्ड है वो A में फिट हो रहा होता है, इस तरीके से। तो वो भी काफ़ी आसान होते हैं, वो होते हैं। एक एक आते हैं SBI में, काफ़ी ज़्यादा मिसस्पेल्ड वर्ड भी आते हैं, है ना। इन पे ध्यान देना, ये बहुत ही स्पीड से होते हैं, इनको भी उठा लेना। अब मैं बात करता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या करें। सबसे पहले मत उठाना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टाइम ले लेगा, कई बार लैंग्वेज में फंस जाता है। तो उठाना भी है तो एक उठाने का एक सिंपल सा बेसिक सा तरीका है कि आप सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा, है ना, उसकी ऊपरी ऊपरी बॉडी को देखा, एक बार एक लैंग्वेज देखी, किस मतलब पता चल जाए, टोन पता चल जाए कि ये अच्छा ये टेक्नोलॉजी बेस है, इकोनॉमिक्स के ऊपर से दिया है, या स्टोरी बेस है, क्या, किस बेस, इसका बेस क्या बन रहा है। फिर आप तुरंत देखें क्वेश्चन। सबसे पहले उस क्वेश्चन में वोकैब बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं क्या, आप उस क्वेश्चन को कर लीजिए। क्या फिलर बेस्ड क्वेश्चन एक आध दिया है क्या, आप उस क्वेश्चन को कर लीजिए, है ना। ये क्या एरर बेस्ड क्वेश्चन दिया है क्या इसमें, तो आप उस क्वेश्चन को कर लीजिए, वो बाकी छोड़ दीजिए, छोड़ना है आपको, है ना, वो बात के लिए, एंड के लिए रखना। फिर आप एक बार को अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखिए ईजी लग रहा है आपको कि हाँ बहुत आसान या मॉडरेट लेवल का है, तो पढ़ते से बनेगा, तो आप एक बार उसकी रीडिंग कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए एक बार, है ना। और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, या फिर कौन से ट्रू नहीं है, क्या इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आ गया है ना, ऑथर क्या चाह रहा है जानना, टोन क्या पूछ ली, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पता है कि ये मुझसे बन रहा है, मुझे आ रहा है, इसकी जो सेंस था वो मुझे समझ आ गया, तो फिर आप इजीली इन क्वेश्चन को बना लेंगे।
एक बार रीड करने से, क्योंकि आपके माइंड में वो लैंग्वेज सेट हो जाएगी ना, उसकी उसकी पूरी टोन पता चल जाएगी, है ना। और एक और चीज़ है कि क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो जिनसे आंसर निकल रहा होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो वो वर्ड्स आप लिख लीजिए एक बार, आपको रफ शीट मिलती है, रफ शीट में वो वर्ड्स लिख लीजिए आप एक बार, हर क्वेश्चन के मेन मेन वर्ड्स, जिससे पॉइंट आउट आप कर सकें। जब आप उसे रीड कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग कैलकुलेट कर लेगा कि ये वर्ड मैंने वहाँ क्वेश्चन में पढ़ा हुआ था, और इस तरीके से आप उसको फिर आंसर दे पाएंगे, है ना। पैरा जंबल आप कभी मत उठाइएगा, पैरा जंबल आप स्टार्टिंग में कभी मत उठाना। पैरा जंबल अगर आप स्टार्टिंग में उठा लेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं फंसाएगा और आपका टाइम भी ले लेगा। पैरा जंबल सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। और आपके पास तो सिर्फ 20 ही मिनट है, तो आप इसको बीच में या लास्ट के लिए रखें। अगर आप स्टार्टिंग में भी करना चाह रहे हैं तो आप एक बार उसकी बॉडी को देखें कि ये दिया कैसा हुआ, क्योंकि देखिए वो अरेंज नहीं होता है ना, वो कभी भी अरेंज नहीं होता, पूछा जाता है कि अरेंज करो, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। हाँ, वो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है उसको सेट कर पाना, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे चला जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत डिफिकल्ट आता है, डिफिकल्ट प्रीलिम्स में कुछ नहीं आता है, सबसे बड़ी चीज़। अगर सब कुछ डिफिकल्ट आने लग जाता प्रीलिम्स में तो फिर मेंस क्यों होता, आप बताइए। मेंस लेते ही क्यों, प्री ही लेते और फिर सिलेक्शन दे देते, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है, इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से थोड़ा सा और मॉडरेट। डिफिकल्ट लग रहा है तो एक दो ही क्वेश्चन होंगे, बाकी तो ज़्यादा नहीं होते। क्वांट की बात करता हूँ। कौन सेक्शन में आप सभी को पता है सिंप्लीफिकेशन होता है ना, क्वाड्रेटिक होता है, रॉन्ग नंबर या फिर सीरीज, नंबर सीरीज आती है। ये क्वेश्चंस आपको एडवांटेज नहीं दिलाने वाले, क्योंकि ये सभी करते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए ये कभी भी एडवांटेज नहीं दिलाते। हाँ, मार्क्स दिला सकते हैं आपको, बट एग्ज़ाम में जो आपको एज देने वाला है ना, जो आगे बढ़ाने वाला है, वो सेक्शन होता है डीआई और मिसलेनियस। देखो आपको पता है कि ये सभी करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज वगैरह सभी करते हैं। इन क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट तो करना है, बिल्कुल सबसे पहले करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनको नहीं करना, इनको तो कर लेना। जो जो आपको सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, जो क्वाड्रेटिक आ रहा है कर लेना, नंबर सीरीज आ रही है कर लेना। लेकिन अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है तो आपको इसमें फंसना नहीं, आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना, आपको तुरंत फील कर लेना, पढ़ते से आपको करना है कि ये मुझसे आ रहा है, बन रहा है, किया, नहीं बन रहा है, आगे बढ़ गए, है ना। कि मैं बाद में करूँगा, खुद से एक बात कहनी है कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा मुझे मौका मिलेगा, थोड़ा सा समय लास्ट का मुझे बचेगा तो मैं इस पे आऊँगा और मैं इसे करूँगा। आपको देखना है डीआई, डीआई भी आपको ज़रूरी नहीं है 5 के 5 ही क्वेश्चन करना है। प्री लेवल के हैं, ऑब्वियस सी बात है, इजी टू मॉडरेट ही होंगे, लेकिन 5 के 5 करना ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, 1 से 2, मैं तो बोलूँगा एक ही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो थोड़ा सा टफ समय ले सकता है आपका, 2 मिनट भी ले सकता है, किसी-किसी के 3-4 मिनट भी चले जाते हैं उसी में। बताना अलग बात है कि वो लोग बताते नहीं हैं। उन क्वेश्चन को देख लेना है जो सिंगल लाइन में ही खत्म हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, उनकी जो लैंग्वेज है, जो नंबर्स यूज़ हुए हैं उसमें, नंबर्स पे ध्यान देना है कि नंबर्स कैसे यूज़ हो रहा है उसमें। क्योंकि देखिए मैथ्स पूरा नंबर्स का ही तो होता है ना। कोई भी नंबर है 729, नंबर्स का ही तो है, रूट बोल दिया, है ना, 27, स्क्वायर रूट पूछ लिया, तो मतलब नंबर्स का ही तो खेल है। आप देखिए परसेंटेज में भी नंबर्स है, मतलब हर जगह मैथ्स में पूरा नंबर्स का ही खेल होता है, और डेटा में भी नंबर्स का ही खेल होता है। बस लैंग्वेज हमें समझना होती है कि किस लैंग्वेज में दिया हुआ है। एवरेज पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज लेस लेस या ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है, रेशियो पूछ रहा है, ये सब होता है। पाइप सिस्टम में भी पूछेगा तो वो नंबर्स में ही आने वाली हैं चीज़, है ना। वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल का आंसर भी कहीं ना कहीं एक्स या वाई का नंबर्स में ही आने वाला है। तो आपको नंबर से देखना ना कौन सा नंबर टफ दिया है, थोड़ा मेरे लिए टफ दिया है, मेरे लिए कौन सा नंबर टफ है। देखिए किसी के लिए आसान होगा वो नंबर, किसी के लिए टफ होगा, किसी के लिए मॉडरेट होगा। तो आपको देखना, आपको फील करना है कि कौन सा नंबर मेरे लिए आसान, कौन से क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे पढ़ते से आ रही है, समझ आ पा रही है ना। तो और डीआई में आपको सबसे पहले देखना है कि सिंपल डीआई कहाँ पे दिया है। 2 डीआई आएंगे, है ना, 2 डीआई आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या टेबल फॉर्म दिया है, तो टेबल में डेटा जो दिया है सिंपल दिया है या फिर कैसा दिया है, नीचे स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं क्या, है ना। एसबीआई क्लर्क है तो ऐसा बहुत बड़ा नहीं मिलेगा आपको देखने को, इजी इजी मिलेंगे, मॉडरेट मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। पाई चार्ट दिया है क्या, सर्कल बेस क्वेश्चन दिए हैं क्या,
ठीक है, टेबुलर फॉर्म में दिया है क्या, तो इस तरीके से आपको देखना। इसके बाद जब आप क्वेश्चन टीआई भी बना लेंगे तो आप एक बार आपको देखना है मिसलेनियस की तरफ। मिसलेनियस में आप क्वेश्चन देखेंगे, ईसी वाला ढूंढें आप उसमें तुरंत आप क्वेश्चन रीड करें, आप देखें कि मुझे ये वाला मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चन तो देखिए मैक्सिमम 20 मिनट है, 20 मिनट में आप क्या ही पूरा 100 क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। कर लेंगे, कोई कोई होते हैं जो कर भी लेते हैं, लेकिन कई बार हमसे क्वेश्चन कैसा आने वाला ये भी नहीं पता, किस लेवल कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, और हमारा दिन कैसा होने वाला है, वो डे हम जब बैठेंगे हमारा माइंडसेट कैसा होने वाला है। तो इसके लिए भी आप अपना एग्ज़ाम वाले डे माइंड को एकदम रिलैक्स जरूर रखना, क्योंकि जितना रिलैक्स माइंड होगा, जितना आप साइलेंट मोड में होंगे, दिमाग जितना शांत होगा, उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, जो इसको ट्राई करते हैं, जो खुद प्रैक्टिस करते हैं, वो जानते हैं, है ना, वो जानते हैं सब। तो ये स्ट्रेटजी होना चाहिए आपकी, ठीक है। डीआई और मिसलेनियस पे जरूर फोकस करना। मिसलेनियस में 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इतने ज़्यादा सिंपल होंगे, बस क्या होगा, हम पैनिक कर जाते हैं एग्जाम में, हमारे ऊपर प्रेशर होता है टाइम पर, इस वजह से वो इतनी ईजी क्वेश्चन को भी हम डर की नज़रों से देखते हैं और फिर करते नहीं हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पैनिक नहीं करना। अब मैं एक बार आपको मॉक टेस्ट की जरूर बात करता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट की बात करता हूँ पहले। देखिए मॉक टेस्ट का ऐसा है, सभी बच्चे मॉक टेस्ट लेते हैं, अलग अलग कंपनीज वाले, जैसे टेक्स्ट बुक हुआ, पॉलीपोड हुआ, प्रैक्टिस मॉक हुआ, है ना, गाइडली हुआ, टेस्ट जोन हुआ, टेस्ट कीड़ा हुआ। तो काफ़ी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, स्टडी नीति के भी मिलते हैं। तो आप कोई सा भी लीजिए, सभी बढ़िया है, सब बढ़िया, सभी बढ़िया है, लेकिन कब बढ़िया है, जब आप उनसे प्रैक्टिस करेंगे तभी वो बढ़िया है। मान लीजिए आपने ले लिया और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 दिन 2 दिन, एक 15 दिन किए, फिर 15 दिन नहीं किए, या 15 दिन किए फिर 7 दिन नहीं किए, तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं यहाँ पे तो लैक होने लग गई, है ना, लैक होने लग गई ना। तो ये चीज़ नहीं करना है, कोई भी लीजिए बस उसको प्रैक्टिस कीजिए सिंसियरली, आप खुद से बात कीजिए, खुद से बोलिए कि मैं डेली इसको कर रहा हूँ, इसको लगा पा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, आप 1 आवर होता है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। जब आप, अब मैं बताता हूँ कि इसको जब अटैम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट हो जाता है, हमने ले लिया, अब हमने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद क्या होता है, मार्क्स हमारे आए, मान लीजिए 100 मार्क्स थे, हमारे आए 40, हमारे आए 50, हमारे आए 60, मतलब इसी लाइन में मार्क्स आ रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि अधिकतर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के मार्क्स जो आते हैं वो यहीं यहीं वेरी करते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स ही 40 30 की लाइन में रह जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे इसमें बढ़ाते हैं, 42 48 43, फिर 39। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, इसके पीछे है उनका बेसिक, कहीं ना कहीं वो बेसिक में, है ना, बेसिक क्लियर नहीं करते, वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे चले जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीके ही नहीं पता उन्हें, वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, रीजन सेक्शन आया लो क्वेश्चन उठा, नहीं ऐसा नहीं करते। जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है वही मॉक टेस्ट में लगाना है आपको, है ना। बस इसलिए मैं आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी सजेस्ट कर रहा था। जो चीज़ मैंने आपको, एक एक चीज़ पे अगर आप मेरी एक एक बात पे ध्यान देंगे, बहुत आराम से रिलैक्स वे में सुना होगा आपने उन बातों को, तो वही चीज़ें सेम की सेम आपको मॉक टेस्ट में लगा देना, ऑटोमेटिक नंबर आपके बढ़ना स्टार्ट होंगे, ऑटोमेटिक, राइट। आप अगर, अब वो लोग जो अलग से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि भैया मॉक टेस्ट हम कर लेते हैं, हाँ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, एनालिसिस भी कर लेते हैं, तो एनालिसिस करने के बाद भी अब हमें और कुछ भी पढ़ना है, तो आपको आपको टाइम इन चीज़ों पे नहीं देना है कि सिंप्लीफिकेशन करे जा रहा है, नहीं नहीं, आपको फोकस करना है पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डीआई, है ना, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बस इन 3 चीज़ों पे अगर आप एक्स्ट्रा समय आपके पास है, दे पाते हैं, तो आप इन पे फोकस कीजिए, है ना, क्योंकि इन्हीं से आपकी और चीज़ें ऑटोमेटिक कवर होंगी, रिलेट होती हैं, जब हम करते हैं, जब उस चीज़ में उतर जाते हैं तो हमें फील होता है, तो हमें आभास होता है कि हाँ ये चीज़ तो और आसान हो गई है, ये चीज़ तो और आसान हो गई है ना। मैथ्स में आप टेबल ज़रूर याद रखें, और मैं तो कहूँगा टेबल अगर आप याद कर सकते हैं तो आप 29 तक टेबल याद कीजिए, क्योंकि अगर जिस बच्चे को ये चीज़ें याद है ना, वो टिप्स पे क्वांट को कर लेगा, टिप्स पे माइंड में 80% क्वेश्चन कर लेगा, राइट। कईयों को याद नहीं होता ना 29 तक, कितने लोगों को याद होगा 29 तक टेबल, बहुत ही कम, 100 बच्चे होंगे तो उसमें
मैं निकालूंगा तो 10 12 ऐसे ही बच्चे निकलेंगे। ये तो मैंने ज़्यादा ही कह दिया, मुश्किल से 5 6 है वो बड़ी बात है। अब ये याद कीजिए, स्क्वायर बिल्कुल टिप्स पे अगर याद है आपको 50 तक, मिनिमम 50 तक अगर याद है तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आपको, है ना। क्योंकि ये स्क्वायर की ही बात नहीं है, स्क्वायर कहाँ रोल प्ले कर देते हैं, आपके मल्टीप्लिकेशन में भी रोल प्ले करते हैं। वो मैं लेक्चर लूँगा, प्रैक्टिस जहाँ करवा रहा हूँ ना वहाँ पे वो चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो ये स्ट्रेटजी है, एनालिसिस ज़रूर आप मॉक टेस्ट का अच्छे से करना, है ना। क्वेश्चन कौन से कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जब मॉक टेस्ट दे देते हैं हम, हमारा टेस्ट पूरा हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी देख लेते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं बना, ये ऐसे बनना था तो इसको ऐसे कर लिया। नहीं, पहले आप क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, है ना। वो नहीं देखना है यही तो मैं कह रहा हूँ, वो नहीं देखना है कौन सा आपसे नहीं बना। आपको ये देखना है कि उसमें देखिए ऊपर मॉक टेस्ट जब सबमिट करते हैं ना, सबमिट के बाद एक परसेंटेज आता है कि कितना नंबर ऑफ परसेंटेज क्या रहा है, इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है करेक्टली, वो परसेंटेज दिया होता है या वो नंबर ऑफ परसेंट दिए होते हैं। बस आपको वो क्वेश्चन देखना है कि नंबर ऑफ परसेंटेज इस क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी क्या रही है अटेम्प्ट करने की, सही अटेम्प्ट करने की, उस क्वेश्चन को देखना है। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना है तो आपको वो बनाना है सबसे पहले, ये एक चीज़ होती है, ठीक है, मॉक टेस्ट में देखने की। ऐसे क्वेश्चन कई होंगे आपको, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो फिर 1 2 ही रह जाते हैं क्वेश्चन, तो 1 2 ही रह जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ों पे फोकस करना। फिर आपको ये देखना कि आपसे कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया है, आपसे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको आपको सॉल्यूशन को देखे बिना अटेम्प्ट करना, फिर से अटेम्प्ट करना, बार बार अटेम्प्ट करना, ताकि आपके दिमाग पे प्रेशर पड़े, ताकि आपके दिमाग पे एक अलग ही प्रकार का धीरे धीरे सॉल्व करने का जुनून पड़े। वही चीज़ चाहिए हमको, है ना। वही आप एग्जाम मॉक टेस्ट आपसे डिमांड करता है, वही तो एग्जाम डिमांड करेगा। एक प्रेशर को आप मेंटली उसको अच्छे से प्रोसेस करके एक बार हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वही तो देखना है, वही तो जॉब की डिमांड है। तो आई होप मेरी स्ट्रेटजी आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाली है, आप इम्प्लीमेंट करोगे। देखिए, स्ट्रेटजी तो काफ़ी लोग देते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं ये मैटर करता है, राइट। आप, आई होप आप करोगे। कोई भी मॉक टेस्ट लीजिए, आराम से कीजिए, बेसिक एक बार नॉर्मल बेसिक क्लियर कर लीजिए। कुछ प्रैक्टिस मैं अपने चैनल पे करा रहा हूँ, वहाँ आके कीजिए, मेरी करने के तरीके देखते रहिए। हाँ, एक ये चीज़ है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, ये चैनल है एग्ज़ाम सीट। यहाँ पे अब जैसे कि नोटिफिकेशन आया मैंने डाल दिया, यहाँ पे वैकेंसीज भी डाल दी, यहाँ डेट भी डाल दी, है ना। ये डाल दिया, मेंस कब होगा, प्री का टेंटेटिव कब है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे डालता हूँ, फ्री पीडीएफ भी डालता हूँ, जो लेक्चर होता है वो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। चैनल का नाम है एग्ज़ाम सीट, है ना। इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना इसको, जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें मिलें। कोई पेड नहीं है, सब फ्री है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई पेड वाला चीज़ें कर रहा हूँ, नहीं, ये पेड वेड कुछ नहीं है, फ्री है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे भी कुछ जैसे जैसे एग्ज़ाम आएंगे, जैसे जैसे मेंस, अब देखिए मेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब प्री आपका निकलेगा, है ना। लेकिन हाँ, मेंस का आप प्री के साथ जरूर पढ़ते रहना, अभी टाइम है तो प्री मेंस का भी टाइम पढ़ते रहना। मेंस में आपको क्या पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना, मेंस में आपको वही पजल्स, डीआई, इन पे फोकस रखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस रखना। ये मेंस से ही आपको, है ना, आगे बढ़ा देगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करवा देंगी, राइट। अब वही सेम चीज़ थी, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर की, इसकी भी मैं पीडीएफ वहाँ डाल दूँगा, ठीक है। और वो मैंने ऑफिशियल पेजेस से, वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था एसबीआई का, वहाँ से मैंने वो लिए स्क्रीनशॉट्स, तो वो भी आप इसमें ही देख लेना, ठीक है, राइट। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।